Okay, so once again, very good evening to all of you. सबको बहुत बहुत good evening. So today we have Master Sundar Gupta amongst us, जिन्होंने IIT JAM में rank 2 हासिल किया है. So many congratulations first of all, Sundar, for this unimaginable feat. बहुत अच्छा achievement है आपका. So many congratulations पूरे team of Geo Destination की तरफ से. Thank you. Okay, so yeah, so before we'll start the talk, तो पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, लाइक कहाँ से हो, which one is your native place and about your college, तो brief academic life के बारे में थोड़ा सा बताइए. Ma'am, my name is Sundar Gupta. I am from West Bengal. My native city is Noihati. Currently, I am studying in Hooghly Motion College, which comes under Burdwan University. I am right now in the 6th semester of my final year. Okay, so like जब आप एग्जाम दे रहे थे, like when you were preparing for this jam, तो like सबको मतलब लगता है कि like मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, बट यू हैव गॉट अ सिंगल डिजिट रैंक. सो ये तो बहुत बड़ी बात है. सो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने किससे सुना है? लाइक हु टोल्ड यू अबाउट योर रिजल्ट एंड हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, मैंने पहले ही सर से बात किया था, तो सर बोला ही था कि तुम्हारा टॉप 5 में ही नाम आएगा. तो जब मैंने देखा जो रैंक 2 आया, तो तब बहुत अच्छा लगा. मैंने इतना ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था. ओके, तो आपने घर पे बताया? घर पे कैसा रिएक्शन था सबका? हाँ, सब बहुत खुशी थे. ओके, ठीक है, अब डेफिनेटली खुशी होंगे. या सो ओके, सो आफ्टर दिस, सो नाउ प्लीज टेल अस कि लाइक यू नो बच्चे मतलब डबल डिजिट रैंक भी रखते हैं, ट्रिपल भी रखते हैं, लेकिन जो सिंगल डिजिट रैंक होता है बहुत ही लाइक एक बड़ा बिग अचीवमेंट. सो प्लीज टेल अस, आपने ऐसा क्या किया था? ओके, या फिर व्हाट शुड पीपल नॉट डू इफ दे वांट टू सिक्योर दिस सिंगल रैंक, या फिर क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए इसके लिए? आपने क्या किया था? मतलब मेरा एक स्ट्रैटेजी था एग्ज़ाम में. मतलब डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में इतना कोई अंतर नहीं होता है. वो एग्ज़ाम के दिन में जो अच्छा से जो एग्ज़ाम दे पाएगा उसका ही अच्छा होगा, मतलब जिसका दिमाग शांत रहेगा. तो मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि मैं मतलब राउंड वाइज जाता था. मतलब 60 क्वेश्चन था, तो मैं एक राउंड, मतलब 1 आवर करके एक राउंड देता था. तो पहले मैं एमसीक्यू जाता था, जो एकदम श्योर शॉट होता था मैं उसको ही पहले करता था. पहले मैं दिमाग नहीं यूज़ करता था ज़्यादा. जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मैं उसको पहले छोड़ देता था. उसके बाद मैं ऐसे करके पहले नेट कर लेता था. उसके बाद मैं एमएसक्यू वगैरह नहीं करता था पहले. तो क्योंकि एमएसक्यू में क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन आता है कि ये होगा, एक ए हो या बी होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है. तो इसलिए मैं पहले नेट कर लेता था. उस नेट शांति से कर लेता था, क्योंकि उसमें बहुत रॉन्ग होता था. क्योंकि डेसिमल, एक तो डेसिमल का खेल होता है, एक तो यूनिट कन्वर्शन रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है. इसलिए मैं नेट करके उसके बाद एमएसक्यू में क्या, एमएसक्यू में कोई भरोसा नहीं है कि कितना राइट होगा या कितना रॉन्ग होगा. इसलिए मैंने ये राउंड करके पहला राउंड 1 आवर देता था. तो मतलब 60 क्वेश्चन में मेरा 40 क्वेश्चन निकल जाता था. तो सेकेंड राउंड में क्या होता, मेरा अभी भी 2 आवर है मेरे पास. तो क्वेश्चंस मेरा कम हो गया है, बस 20 क्वेश्चन बचा है. उस 20 में अगर मैं 10 भी निकाल लूँ तो मेरा अच्छा रैंक निकल जाएगा. तो वही सोच के मैं गया था और वही करके आया था एग्ज़ाम में. तो ओके, तो जैसे कि आपने बताया आप पहले न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते थे, राइट? सो क्या न्यूमेरिकल्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था या फिर क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. जैसे मेरा बस एक ही न्यूमेरिकल रॉन्ग है, मतलब 28 मेरा स्कोर था न्यूमेरिकल्स में. तो मतलब न्यूमेरिकल्स हम लोग के इस ईयर में न्यूमेरिकल्स इतना टफ नहीं आया था जितना पिछले ईयर में आया था. मतलब न्यूमेरिकल्स कुछ, मतलब वही थोड़ा थोड़ा सब सब टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है. वो वैरायटी अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो नेट्स ऐसे निकल जाता है. तो उतना कुछ, जस्ट हम लोग के नेट्स में वही जो यूनिट रहता है, यूनिट देख के और डेसिमल देख के आंसर बैठाना पड़ता है. नहीं तो
आंसर ठीक करके भी गलत हो जाता है, वो थोड़ा डेसिमल की वजह से। ओके, तो आप मतलब पूरे जियोलॉजी में सो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक कौन सा था, सबसे वीकेस्ट कौन सा था? स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल मुझे अच्छा लगता था, ओके, स्ट्रक्चर इसके न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगता था। एंड और वीक वीकेस्ट? या फिर ऐसा वीकेस्ट कुछ नहीं था वीकेस्ट? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक थोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक में मतलब अच्छा, जितना भी मेमोराइज करो कम पड़ जाता है। ओके। ओके सुंदर, सो अभी हम नेक्स्ट जो आपका जो स्ट्रैटेजी है, मतलब बिल्कुल डिटेल जो बुक लिस्ट आपने क्या क्या फॉलो किया था, सो आप थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को बताइए बिल्कुल डिटेल में आपने क्या, कौन सा ऑथर का किस टॉपिक के लिए क्या बुक फॉलो किए थे। तो अगर बुक बोलो तो मैं एकदम लाइन टू लाइन बोल रहा हूँ, जो सिलेबस बिल्कुल। देख के। अगर अगर मैं बोलूँ तो प्लेनेट अर्थ, द प्लेनेट अर्थ हम लोग कहते हैं, उसमें उसमें बहुत वैरायटी है, उसमें सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थक्वेक है, उसमें आइसोस्टेसी है, तो इसके कोई डेफिनेट ऐसा बुक नहीं है। तो मैं एक जनरल बुक था जो के एम बंगर था, वो करता था, और के एम बंगर से किया था, और जीवी महापात्र, ये दोनों बुक से मैंने प्लेनेट अर्थ किया था अच्छे से। और उसके बाद है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग के क्वेश्चन में जियोमॉर्फोलॉजी इतना कुछ मतलब हार्ड नहीं आता, जैसे वो क्लास 10 के बेसिस में आता, तो मैंने अपना जियोमॉर्फोलॉजी क्लास 10 के जियोग्राफी बुक से किया था। तो उसमें कोई हार्ड ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो कोई भी ईयर में आया नहीं है। और उसके बाद है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में मैंने ट्विस एंड मोरे एंड इसके घोष, ये दोनों बुक कंसल्ट किया था, क्योंकि इसके घोष में मतलब न्यूमेरिकल पार्ट वो थोड़ा अच्छा था, और ट्यूशन मोरे में थ्योरी पार्ट थोड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने दोनों बुक थोड़ा कंसल्ट किया था। और पैलियोंटोलॉजी में मैंने अमल दास गुप्ता करके एक बुक है, अमल दास गुप्ता, वही मैंने किया था, क्योंकि उसमें सब कवर हो जाता है। और थोड़ा एग्जांपल्स, मतलब पैलियोंटोलॉजी में क्या बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, ज़्यादा एग्जाम जिसको ज़्यादा एग्जांपल्स याद रहो तो वो अच्छा है। तो इसलिए मैंने अनीश कुमार राय वो भी किया था, वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, यही अच्छा, दोनों तो बुक। वो सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए, राइट? हाँ हाँ अनीश कुमार राय, ओके। हाँ। और उसके बाद आता है स्टैटिग्राफी। स्टैटिग्राफी में भी मैंने अमलदास गुप्ता का एक बुक था, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी, अमलदास गुप्ता का, वही मैंने फॉलो किया था। और थोड़ा रिसर्च पेपर वगैरह, क्योंकि स्टैटिग्राफी क्या हर टाइम बदलते रहता है, तो कोई किसी ने रिसर्च किया तो हर टाइम थोड़ा बदलता है, तो वही थोड़ा रिसर्च पेपर वगैरह जो गूगल में मिलता है उससे थोड़ा किया था। और उसके बाद आता है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में मैंने मिनरोलॉजी का एक ही अच्छा बुक मुझे अच्छा लगता है, नेसे, मैंने उससे मिनरोलॉजी का पूरा कंप्लीट किया था। और क्रिस्टलोग्राफी के लिए मैंने एक अलग बुक प्रेफर किया था, वो था एफ सी फिलिप्स। उसमें क्रिस्टलोग्राफी को वो जो सबको जो मतलब थोड़ा टफ लगता है, वो जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्रिस्टलोग्राफी का, उसमें वो बुक में सबसे अच्छा दिया हुआ है। मतलब वो एक बार पढ़ लो तो हर टाइम याद रहता है क्रिस्टलोग्राफी, तो उससे ही मैंने किया था। उसके बाद उसके बाद आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में इग्नियस। इग्नियस तो मैंने एम के बोस, मिहिर कुमार बोस और विंटर 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 से पढ़ा था। ये दोनों बुक कर लेने से हो जाता है, विंटर में लगभग सब आ जाता है। और मिहिर कुमार बोस में क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें हैच एंड वेल ऐसे करके क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड दिया है, विंटर में वो नहीं था। और पेट्रोलॉजी में और एक आता है सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी में मैंने सैमबॉक्स सैमबॉक्स पढ़ा था। सैमबॉक्स में सब आ जाता है, उसमें पैलियोंटोलॉजिकल एनवायरनमेंट से लेके सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में लेके सब आ जाता है उसमें, तो मैंने वही कंप्लीट किया था अच्छे से। और एक आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक भी विंटर में अच्छे से दिया है, वो विंटर मतलब वो तो आधा इग्नियस पेट्रोलॉजी के लिए, आधा मेटामॉर्फिक के लिए, तो मेटामॉर्फिक मैंने विंटर से किया था। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या आप जहाँ से भी करो कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने चार अच्छा। बुक से मतलब चार बुक को कंपाइल करके खुद का नोट बना के किया था। वो जीवी महापात्र, के एम बंगार, उसके बाद उमेश्वर प्रसाद और अमलदास गुप्ता का एक जनरल बुक है। ये चारों बुक कंपाइल करके मैंने खुद के नोट बना के इकोनॉमिक जियोलॉजी को कंप्लीट किया था, क्योंकि वो ओके। बहुत वास्ट सिलेबस है। और
लास्ट आता है अप्लाइड जियोलॉजी। अप्लाइड जियोलॉजी में दो पार्ट है, एक तो हाइड्रोजियोलॉजी, एक तो इंजीनियरिंग। हम्म हाइड्रो में मैंने टॉट का बुक पढ़ा था। तो टॉट के बुक से मतलब टॉट के बुक थोड़ा हाई, मतलब थोड़ा हाई लेवल का बुक है, उतना नहीं पढ़ने से भी हो जाता है, मतलब थोड़ा पढ़ने से भी हो जाता है। वो टॉट के बुक से जो बेसिक बेसिक जो सिलेबस में लिखा है वो कर हम्म लेने से टॉट के बुक से हो जाता है। और इंजीनियरिंग मैंने परवीन सिंह और के एम बंगर इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये दोनों से मैंने किया था। तो ये दोनों से करना सब हो जाता है, तो इसमें सब सब इसमें इंक्लूड हो जा रहा है। ओके ओके सो तो अगर मतलब अगर कोई एस्पिरेंट बिल्कुल लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ओके मतलब बिल्कुल लेवल जीरो पे जीरो से शुरू करता है लाइक सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस होता है इस एग्जाम में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेबस देखिए सिलेबस तो मतलब हम लोग जो बैचलर कर रहे हो, हम लोग जो हम्म कॉलेज में कर रहे हो उसमें बहुत सिमिलर है। तो जो अगर सेमेस्टर ओके भी अच्छा से करेगा ना, मतलब हम्म बेसिक अच्छा से करेगा, तो उसका मतलब ज़्यादा पहले से शुरू करने से भी नहीं होगा। अच्छे से फर्स्ट हम्म सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो जैम में बहुत बहुत मतलब ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल उसमें आ जाता है, मिनरलोजी आ जाता है। तो वो अच्छे से कर लेने से क्या आपको पहले ही प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपका बहुत सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। हम्म तो मतलब उसके साथ साथ करते रहने से क्या अच्छे से पहले ही सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाता है। तो वही बोलना चाहता हूँ अच्छा कि अच्छा मतलब कॉलेज स्टडी सेमेस्टर एज वेल एज ये एग्जाम आप साथ साथ कर सकते जैसे कि आपने भी वही किया है राइट हाँ, हाँ ओके ओके तो आपने बताया कि लाइक यू मेड नोट्स फॉर इकोनॉमिक जियोलॉजी राइट तो बाकी जो हाँ, आपका इग्नियस हो गया या फिर पेट्रोलॉजी हो गया ये सब के लिए आपने कोई एंड मेन चीज है आपका जो पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी सो बहुत सारे बच्चों से मैं बात करती हूँ लाइक दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी बोरिंग ऑल्सो तो उसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था या फिर कोई नोट्स बनाया आपने हाँ, मतलब बनाया था, मतलब सब सब टॉपिक के लिए थोड़ा थोड़ा नोट बनाना अच्छा अच्छा होता है, क्योंकि रिवीजन के टाइम खुद के नोट्स पढ़ने में क्या फास्ट हम्म रिवीजन होता है। तो मैंने सब टॉपिक की थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया था अच्छे से। हम्म पैलियोंटोलॉजी का नोट्स मतलब पैलियोंटोलॉजी से जो आता है वो जो एक एक जो ट्राइलोबाइट मोलस्क का वो लोग को बस मॉर्फोलॉजिकल फीचर का नाम आता है, जो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर कौन सा ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो हम्म एक मैं क्या करता था, मैं एक एक पेज का नोट बनाता था, एकदम शॉर्ट नोट, जस्ट मैं वो अच्छा जस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर का नाम लिखता था, बस उससे एकदम शॉर्ट शॉर्ट नाम करता था। हम्म तो इसलिए मेरा मतलब रिवीजन के टाइम मुझे बुक खोलना नहीं पड़ता था ना। हर टाइम तो बुक ओपन नहीं कर सकते रिवीजन के टाइम, तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। और राइट स्टैटिग्राफी भी वही, स्टैटिग्राफी में एक कॉपी बना लिया था स्टैटिग्राफी का। उस कॉपी में हर मतलब बेसिन का थोड़ा थोड़ा नोट्स, एकदम एक वन पेज नोट्स बना लेता था, उसमें छोटा सा स्टैटिग्राफी लिख लेता था। बस हम्म मतलब हम लोग के स्टैटिग्राफी से ज़्यादातर वही आता है, जो वो स्टैटिग्राफिक पोजीशन ही आता है, उससे अलग कुछ ज़्यादा आता नहीं है हम लोग को हम्म उसमें। तो ये दोनों हो जाता है। ओके एंड और न्यूमेरिकल्स हाँ यस प्लीज बताइए और इकोनॉमिक में भी वही है। इकोनॉमिक में थोड़ा मतलब इकोनॉमिक में कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग का मतलब हम कर ही सकेंगे क्वेश्चन में, तो हर टाइम बदलते रहता है। तो इधर कोई इकोनॉमिक डिपॉजिट मिल गया तो उधर कोई इकोनॉमिक, हर जगह का याद मतलब बेसिक जितना कर सकते हैं हम लोग, वो चार बुक अगर कर ले तो मतलब 95% तो हो ही जाता है। तो वो 5% वो हम लोग के हाथ में नहीं रहता है, तो वो छोड़ ओके सकते हैं 5%। अच्छा ओके एंड आपने जो बताया न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे कि हाइड्रोजियोलॉजी से आपका काफी न्यूमेरिकल्स आता है तो उसके हाँ, लिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपने कुछ लाइक फॉर्मूला बेसिस पे कुछ नोट्स बनाए थे एक जगह फॉर्मूला लिख लिया या फिर ऐसा कुछ बनाया था न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेसिफिकली हाँ। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एकदम अलग एक कॉपी बनाया था, क्योंकि हर टॉपिक का कुछ ही वैरायटी का प्रॉब्लम आता है। जैसे हाइड्रोजियोलॉजी का आपने बताया, तो हाइड्रोजियोलॉजी का जैसे पोरोसिटी निकालना होता है, परमेबिलिटी निकालना होता है, तो यही वैरायटी का क्वेश्चन आता है। तो मैंने मतलब क्या किया था, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने मैंने कॉपी में लिख के रखा था। तो मैं जब रिविजन करता था वो टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैंने एक पेज में मतलब हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला, मतलब हर टॉपिक का फॉर्मूला मैंने अच्छे से लिख के रखा था। तो मतलब बार बार उसको रिवाइज करने, क्योंकि फॉर्मूला हर टाइम भूल जाते थे।
तो बार-बार राइट, वो एकदम आँखों के पास में रखने से क्या होता है, बार-बार रिवाइज़ हो जाता है अपने आप थोड़ा-थोड़ा करके। यस। ओके, सो सुंदर, थैंक यू, आपने अच्छे से इतना सब कुछ शेयर किया, प्रिपरेशन एंड बुक लिस्ट एवरीथिंग। सो और एक चीज है जैसे कि लाइक यू नो ड्यूरिंग प्रिपेयर, ओके, आपने कितना टाइम से प्रिपरेशन चालू किया, लाइक यू हाउ मच टाइम इट टुक फॉर यू? मैंने 3rd सेमेस्टर से शुरू कर दिया था। मैंने 1.5 इयर्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो 1.5 इयर्स में लाइक स्टूडेंट्स आस्क कि डेली हम लोग कितना घंटा पढ़ाई करें, 2 घंटा, 3 घंटा, या फिर मतलब डेली पढ़ना चाहिए, या फिर ना 10-12 घंटा पढ़ना पड़ता है क्या? तो आप मतलब इसके बारे में आपको क्या कहना है, शेड्यूल के बारे में स्पेसिफिकली? शेड्यूल के बारे में बोलूँ तो हाँ, हर दिन पढ़ने से अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि मैंने भी हर दिन थोड़ा-थोड़ा, मतलब मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे 10-12 घंटा पढ़ना है, लेकिन हर दिन मतलब मेरा एक टास्क रहता था, तो ये मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं एकदम मिनिमम सुबह 4 घंटे, रात 4 शाम को 4 घंटे, मतलब 8 घंटा मिनिमम देता था। वो 8 घंटे में इफ़ेक्टिव 6 घंटा ही हो पाता था, क्योंकि थोड़ा अच्छा। इधर-उधर हो जाता था। हम्म, तो वो 6 घंटे, अगर हर दिन हम 6 घंटे दें तो आराम से, मतलब जैम इतना भी कुछ कठिन एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो हर ओके। दिन 6 घंटे देने से आराम से हो जाएगा। मतलब मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त लोग तो 1 साल, मतलब मुझसे 0.5 इयर्स उसके बाद शुरू किए थे। मैं तो 3rd सेमेस्टर से थोड़ा शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सबसे थोड़ा आगे रहो इसलिए। ओके। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, न्यूमेरिकल्स काफी दिक्कत होती है बच्चों को, लाइक जियोलॉजी स्ट्रीम से बेसिकली। एंड तो आपने बताया कि आपने जो न्यूमेरिकल के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, या फिर जैसे कि आपने बताया आपने फॉर्मूला का एक नोटबुक मेंटेन किया हुआ था, राइट? उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्या स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स के लिए? हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा टॉपिक रहता है, क्योंकि हर टॉपिक से, जैसे पैलियोंटोलॉजी, उससे तो अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आता है ना, तो वो हम्म, जो प्लैनेट अर्थ, जो जैसे अर्थक्वेक, ये सब टॉपिक से जैसे न्यूमेरिकल्स आता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें स्टीरियोग्राफी, प्रोजेक्शन से लेके सब कुछ उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का वो है। तो मतलब ओके। हर टॉपिक का जो जो वैरायटी है सब कर लो। मतलब स्टीरियोग्राफी, प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा नहीं जो सब तुम क्वेश्चंस नोट में उतार लो, ऐसा मत करो। हम्म, जो जो वैरायटी, एक एक वैरायटी, ये वैरायटी का क्वेश्चन बस एक ही लिखो, और उसके अच्छा। साइड में प्रैक्टिस करते रहो। हर दिन 20 क्वेश्चन, 20 करके नेट अगर तुम प्रैक्टिस करो तो हम्म, नेट तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि नेट में बस वही है, तो थोड़ा ध्यान से करके करो, क्योंकि हम लोग का जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा दिक्कत देता है। पहले से अगर कैलकुलेटर तुम प्रैक्टिस करो, तो पहले से वही कैलकुलेटर में जो हम लोग का गेट का कैलकुलेटर देता है, जो हम्म, कंप्यूटर स्क्रीन में रहता है, वही अगर पहले से हम लोग प्रैक्टिस करें, तो वो डेसिमल का भी वो गलती नहीं होगा, और यूनिट कन्वर्शन का भी गलती नहीं होगा। बस यही दो। ओके। ओके, तो और एक चीज है मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड, लाइक जैसे कि आपने बताया आप सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मूला, लाइक यू नो यू यूज टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, उसके अलावा कुछ और नोट्स बनाते थे आप उसके लिए? या फिर आप जो बोले प्रैक्टिस करने के लिए आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते थे क्या, गेट का या फिर एनी अदर एग्जाम का? हाँ, पीआईक्यू तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, क्योंकि पीआईक्यू से हम लोग को पता चलता है तो कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम्म, हर ईयर कौन सा न्यू वैरायटी ऐड हो रहा है। तो पीआईक्यू करना ही पड़ता है। और मतलब तो मैंने तो पीवाईक्यूज मतलब, हाँ, पीवाईक्यूज मतलब सिर्फ आपका जाम का पीवाईक्यू या फिर गेट का भी? उनका जैम का पीआईक्यू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत कम ही है। अगर 2015 से स्टार्ट करें तो अभी का इस साल का मिला के 10 साल ही होता है। बस हम्म, 10 साल के पीआईक्यू मिलेगा आपको, तो उससे तो मैंने गेट का भी लास्ट 20 इयर्स किया था। ओके। मैंने जैम का भी 2006 तक लगभग किया था मैंने। हम्म, तो गेट का क्या है, गेट का थोड़ा खुद से देख के करना पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम्म, गेट का थोड़ा हायर लेवल का है, मतलब लेकिन उसमें से बहुत क्वेश्चन है तो हम लोग के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए वो करने से भी अच्छा होगा। और गेट कहाँ से प्रैक्टिस करें, गेट मैंने मतलब नेट्स कहाँ से प्रैक्टिस करें। नेट्स एक तो पीआईक्यू है, पीआईक्यू से हम्म, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मतलब कुछ बुक्स भी अवेलेबल होंगे, मतलब अमेजोन में। जैसे मैंने जैम ब्रेकर करके एक बुक था वो खरीदा था, उसमें बहुत ओके।
उसमें बहुत क्वेश्चन मिल जाते थे। तो ऐसे करके क्वेश्चंस और गेट का लास्ट 20 ईयर्स करने से ही बहुत क्वेश्चन मिल जाते थे। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम चलेंगे एमएसक्यू की तरफ। सो एमएसक्यू में थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम होता है बिकॉज मल्टीपल चॉइस होता है, तो आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया था एंड आपका क्या स्ट्रैटेजी था उसके लिए, एमएसक्यू के लिए? हाँ, एमएसक्यू में मैंने सोचा था कि मुझे 5 मतलब मिनिमम 5 तो ठीक करना ही है। ओके। उसके ऊपर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्योंकि इस बार का एमएसक्यू बहुत टफ था। इस बार का हम लोग का एमएसक्यू मतलब इतना मतलब जो ऑप्शन में इतना क्लोज ऑप्शन था, तो मेरा तो फिर भी मेरा अच्छा रैंक इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एमएसक्यू में मेरा अच्छा हुआ। मेरा एमएसक्यू में 8 एमएसक्यू मेरा राइट चला गया और 2 गलत हुआ। तो मैंने मैंने मतलब मिनिमम 5 सेट करा, मैंने मुझे 5 करना ही है, मतलब 5 ठीक करना है। और एमएसक्यू डिपेंड करता है कि तुम में कितने नॉलेज है। एमएसक्यू हर टाइम नॉलेज के ऊपर, क्योंकि हर ऑप्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो हर ऑप्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज तुमको पता ही होना चाहिए। इसलिए क्या हर टॉपिक का तुमको बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सब डायग्राम जो रहता है, जो छोटा छोटा डायग्राम इधर उधर रहता है सब बुक के अंदर, वो भी क्योंकि हम लोग के इस बार जो हम लोग के डायग्राम से क्वेश्चन आया था इस साल ही, हम लोग का वो जो इंक्रीजिंग ग्रेड इन मेटामॉर्फिक रीजन, तो उधर से क्वेश्चन आ गया था। तो अगर कोई डायग्राम नहीं करके गया, अगर थ्योरी पर के गया, तो फिर भी वो नहीं कर पाएगा। तो क्या डायग्राम भी जरूरी है और थ्योरी भी जरूरी है। तो हर मैंने जो जो बुक बोला, हर बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स करने से नहीं होता। बुक बुक बहुत ज़रूरी है अच्छा। अगर एमएस को अच्छा करना है। ओके, तो आपने जो बोला बुक्स के बारे में, तो क्या वो लाइक पूरा मतलब क्या लाइन टू लाइन बुक पढ़ना होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक सम बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स ओनली, या फिर पूरा बुक पढ़ना होता है? नहीं, पूरा बुक कभी भी नहीं पढ़ना होता है। मतलब कोई कोई कुछ कुछ चैप्टर रहता है, जैसे हर बुक का 5 से 6 मतलब 5 से 6 चैप्टर ही रहता है हम लोग के सिलेबस के अंडर में, जैम के सिलेबस के अंडर में। वो 4 से 5 चैप्टर कर लेने से ही हो जाता है। एक बुक में तो 20 के ऊपर चैप्टर रहता है, तो उतना चैप्टर हमें नहीं करना पड़ता। ओके, ठीक है। तो ये था आपका एमएसक्यू का स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट विल कम टू द एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू में आपको लाइक यू वर कंफर्टेबल विद द एमसीक्यूज, या आपको एक क्या था, आपने उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू में मतलब एमसीक्यू में एक ही वो जो नेगेटिव मार्किंग है, उससे थोड़ा बचना है। तो मैंने इस साल मैंने 7 मार्क्स एमएसक्यू से छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। मुझे अच्छा। नेगेटिव नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था 7 मार्क्स। तो मतलब हमें हमें तो 100 में 100 नहीं चाहिए, हमें 100 में 80 प्लस होने से हम लोग का अच्छा रैंक मिल जाता है। तो इसलिए मैंने 7 मार्क्स छोड़ दिया था, मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। और एमएसक्यू में वही अगर मतलब एक दो क्वेश्चन वो वैसा आ ही जाता है जो हमें थोड़ा नॉलेज नहीं रहता। जैसे इस साल भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ गया था जो हम लोग को नॉलेज नहीं था। तो और एमएसक्यू कंपैरेटिवली अगर एमएसक्यू और नेट से कंपेयर करें तो एमसीक्यू बहुत इजी रहता है। जो मतलब 30 एमसीक्यू रहता है, 30 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू तो आपका ऐसे ही मिल जाएगा अगर तुम बेसिक नॉलेज भी रहे, क्योंकि वो एकदम वन वर्ड आंसर रहता है, वो डायरेक्ट मिल जाता है। तो वो 10 क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी रहता है, और 10 क्वेश्चन में अगर तुम 5 भी निकाल लो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आपने बताया नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मतलब रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो आपने लाइक ऐसा बच्चे तुक्का मारते हैं ना, दे गेस द क्वेश्चंस, तो आपने ऐसा कुछ किया था या फिर जो इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो वो टेक्निक आपने अप्लाई किया था एग्जाम में? हाँ, कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि लेकिन मैंने इस बार नहीं किया था, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था मैं कैलकुलेट कर रहा था। मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं कैलकुलेट कर रहा था मेरा कितना मार्क्स हो रहा है। मेरा बेंच ओके। मार्क्स था, मेरे को 70 एबव मुझे रहना ही है। 100 में 70 मार्क्स एबव रहना है। तो मैं देख पा रहा था मेरा 70 अप हो जा रहा है। मेरा 70 अप हो रहा है, इसलिए मैंने उसके बाद मैंने ऐसे अंदाजे से या एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन कर सकते हैं अगर अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर रहा, लेकिन नहीं करो तो अच्छा ही है, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, कोई भरोसा नहीं रहता है। राइट। ओके, तो जैसे कि लाइक आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस किया था?
रियल एग्जाम मतलब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का कोई मॉक टेस्ट या फिर ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था आपने? हाँ हाँ, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट मैंने दिया था लगभग। मैंने बहुत ही मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि जैसे मैंने पीआईक्यू का मॉक टेस्ट ही मैंने 3 बार दिया। मतलब हम लोग का जो लास्ट 10 इयर्स का मॉक टेस्ट, उसको ही मैंने तीन, मेरा एक सर था, उसने मुझे अच्छे से मुझे बोला था कि तुम ये पीआईक्यू अगर 3 बार दो तो तुम्हें बहुत अच्छा होगा। तो मैंने पीआईक्यू 3 बार लगातार मॉक टेस्ट दिया, मतलब डिवाइड करके, मतलब टाइम वो करके, जो एग्ज़ाम से पहले एक बार और आगे एक बार, तो ऐसे करके दिया था। और मॉक टेस्ट मैंने इधर-उधर से मॉक टेस्ट थोड़ा खरीद के दिया था, तो मेरा लगभग मैंने 40 प्लस मॉक टेस्ट दिया था, फुल मॉक टेस्ट। तो ओके, 40 फुल मॉक प्लस। टेस्ट क्या, हाँ 40 प्लस फुल मॉक टेस्ट मैंने दिया था। फुल मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और आपका वो डर नहीं रहता जो, और आपका वो, मैंने जो वो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, वो मैं मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे वो आइडिया आया, हाँ मैं ऐसे राउंड राउंड करके मतलब मॉक दे सकता हूँ, तो मेरा नेगेटिव बहुत कम होता है। क्योंकि इस साल मेरा नेगेटिव एक, बस मेरा एक ही रॉन्ग आंसर गया था, बस मेरा एक ही नेगेटिव हुआ था, मेरा और एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ था। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा तुम्हारा खुद का ही एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगा, जो मैं एग्ज़ाम हॉल में मैं ऐसे ही एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा सबसे अच्छा होगा। ओके, तो आपने जो मतलब बेंचमार्क सेट किया था, मुझे 70 मार्क्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है, तो वो आपने मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस किया था? हाँ, मॉक टेस्ट में भी मैंने वैसे ही किया था, मुझे 70 मार्क्स के ऊपर एबव रहना ही है कुछ भी करके। मतलब मैंने मेरा वो बेंच मार्क्स था कि 70 एबव रहना है। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में जो आप मतलब आफ्टर गिविंग द टेस्ट, आप उसे एनालाइज आपने कैसे किया? लाइक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का सही तरीका क्या होता है? मतलब पहले तो क्या क्या गलती हो वो देखता हूँ, फिर से पहले सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता था जो मुझे और किसमें, मतलब कोई कोई क्वेश्चन छूट जाता था मॉक टेस्ट में भी। मॉक टेस्ट में भी तो हर क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर, कौन सा क्वेश्चन अटेंड करने से अच्छा होगा। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचता था, जो इस तरह से टाइम मैनेज करने से थोड़ा और अच्छा होता। तो जी। और जो जो क्वेश्चंस मेरा गलत होता उसके बारे में मैं एकदम, मेरा एक और मतलब एक मतलब एक कॉपी था, मेरा डाउट कॉपी करके था, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस मेरा अटकता था मैं उसमें पहले नोट डाउन कर लेता था, उसके बारे में पूरा नोट्स मैंने नोट डाउन कर लेता था, और उसको हर ओके। टाइम मतलब दिन में एक एक टाइम रख देता था, जो मैं वो टाइम मतलब एग्ज़ाम के पहले जो मैं जो गलती किया था वो एक बार करके रिवाइज़ करूँगा हर डेली। ओके, तो जैसे कि आपका जैम का एग्जाम मतलब फेब के अराउंड होता है, क्योंकि जनवरी फेब के अराउंड होता है आई गेस। तो सपोज लाइक दिसंबर में, ओके, लाइक 1 to 2 month बिफोर द एग्जाम, तो वहां पे क्या होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी? मतलब जो बिल्कुल पीक टाइम होता है ऐसे बोलते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी? पहले तो मतलब वो टाइम आने से पहले तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब ओके। सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद वो टाइम में बस रिवीजन करो और मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट देते रहो, तुम्हारा खुद का खुद दिमाग दिमाग खुलते रहेगा, तुम्हारा क्या गलती हो रहा है, तुम्हें क्या अच्छा करना है। बस मॉक देते रहो और रिवीजन करते रहो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके रखी, एक अलग कॉपी में वो लिख के रखो सब क्वेश्चंस। तो डेली रिविजन करते रहो वो क्वेश्चंस। ओके। Okay, Sundar. So yeah, so now we have questions from the aspirants also. एक एक करके हम question लेंगे. So many of them are congratulating you also. And okay, so Vinay is asking कि NATS का practice कहाँ से करा आपने? Books for NAT. बुक्स फॉर नेट्स मैंने अजहर हुसैन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने जैम ब्रेकर सीरीज़ किया था। उसके बाद मैंने लास्ट 20 इयर्स गेट किया था, और जैम का पीआईक्यू तक वो था ही। उसके बाद बस यही, और इधर-उधर से जो दोस्त लोग जो क्वेश्चन भेजते थे, वो हर टाइम मैंने मेरा और एक ये था, मेरा रिवीजन करने का और एक तरीका था कि मैंने बहुत सारे दोस्त को बोल के रखा था, जो तुम लोग जो भी तुम्हारा क्वेश्चन अटके, बस जो भी टॉपिक तुम्हारा मतलब पढ़ने का टाइम अटके तो मुझे पूछना, मैं तुम्हें समझाऊँगा। उससे क्या होता है, मेरा हर टॉपिक में एक थोड़ा हाथ रहता है, मैं हर टॉपिक से मेरा थोड़ा नॉलेज रहता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ। तो हर टॉपिक में मेरा थोड़ा ग्रिप रहेगा, इसलिए मैं ये भी अप्लाई किया था, जो सब दोस्त को बोल के रखा था, तुम जो तुम्हारा जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन मतलब अटक जाए तो मुझे भेजना,
कोई भी थ्योरी हो मुझे भेजना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अच्छा, ताकि आपका भी मतलब वो रिवाइज होता जब रहे, रिवीजन होते राइट? रहे और उसका भी अच्छा हो या इसलिए। राइट राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि फ्रॉम व्हेन शुड वी स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट? जनवरी मतलब हम लोग का जैसे फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम होता है, तो जनवरी से फुल मॉक टेस्ट शुरू करने से हो जाए, मतलब आप वो कर सकते हो। जैसे बहुत सारे जगह रहेगा, वहाँ से आप लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के वाइज मॉक टेस्ट, वो सब आप दिसंबर के पहले सब कंप्लीट कर दो। और जनवरी में पूरा जनवरी में आप लोग ट्राई करो जो हर डे एक फुल मॉक टेस्ट दो, तो कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो वैसे ही हो जाएगा आपका जनवरी में। तो राइट। जनवरी से स्टार्ट करने से, जनवरी से फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से अच्छा हो। अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम सुभाष कि हाउ टू प्रिपेयर गुड नोट। नोट मेकिंग भी एक आपका स्किल ही होता है, तो अच्छा इफेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? नोट्स ऐसे बनाओ कि सिर्फ तुम्हें ही मतलब समझ आए वो नोट्स, मतलब ओके। एकदम शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सको, क्योंकि रिवीजन का टाइम तुम्हारा उतना फास्ट रिवीजन होगा, तुम उतना फास्ट रिवीजन होगा, इसलिए तुम जितना शॉर्ट बना सको, एकदम एक एक वर्ड, अगर एक एक वर्ड लिखना है तो एक एक वर्ड ही लिखो बस। वो वर्ड देख के, अगर वो वर्ड देख के तुम्हें याद आ जाए, हाँ मैंने वो पढ़ा था, ठीक है मुझे याद है, वैसे करके छोटा छोटा नोट्स बनाओ। तो रिविजन के टाइम में तुम्हारा वो नहीं होता जो इतना सारा है कैसे रिवाइज करो, तो बहुत कम रहेगा, तो तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और 2-3 बार रिवाइज कर पाओगे। अच्छा, ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कोई कोई कि हम सीनियर से नोट्स ले आए या फिर इधर उधर से नोट्स ले आए, तो लाइक वो अच्छा होता है या खुद का नोट्स प्रिपेयर करना दैट इज मच बेटर? सीनियर से नोट्स ले सकते हो, मगर मैं बोलूँगा सबसे लो नोट्स लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स लो, मैंने भी सीनियर से नोट्स लिया था, इकोनॉमिक का नोट्स मैंने भी सीनियर से लिया था, तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली खुद का नोट बनाना ही है, वो अच्छा, एकदम वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, खुद का नोट बनाना ही है, क्योंकि एग्जाम के टाइम तुम्हारा खुद का हैंड राइटिंग ही तुम्हारा फास्ट रिविजन होगा। राइट। मुझे तो वही फील आता था कि मेरा मेरा हैंड राइटिंग से मुझे अच्छा मतलब जल्दी याद हो जाता है, अच्छा, तो खुद का ओके, नोट बनाना पहला प्रायोरिटी है। यस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम आशीष कि नैट्स के लिए कोई स्पेशल टॉपिक लिस्ट बताइए। नैट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट। टॉपिक लिस्ट देखिए, पहले तो वो स्ट्रक्चरल हो गया, पहले स्ट्रक्चरल हो गया, उसके बाद द प्लेनेट अर्थ के अंदर छोटा छोटा बहुत टॉपिक है, जैसे आइसोस्टेसी, उस टॉपिक से प्रैट हाइपोथेसिस, एरिस हाइपोथेसिस, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। उसके बाद अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक के डिफरेंट मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड निकालना हो गया, वो सब है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो पेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस, इग्नियस के क्वेश्चंस, इग्नियस के सिस्टम्स के क्वेश्चंस, मेटामॉर्फिक के क्वेश्चंस, उसके बाद मेटामॉर्फिक के फेस चेंज, उसके बाद तब गिब्स फेस रूल, उसके बाद थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है, थोड़ा हम लोग करके रखते हैं, मतलब अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग करके रखने से अच्छा होता है, मतलब वो जो एकदम बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, गिव्स फ्री एनर्जी, ये छोटा छोटा टॉपिक। और इकोनॉमिक जियोलॉजी का जैसे इम्पोर्टेंट है वो ओर एस्टिमेशन, बस यही। और हाइड्रोजियोलॉजी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेट्स, उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो उसमें से वो पोरोसिटी निकालना, वो अच्छा, उसके बाद मतलब परमेबिलिटी निकालना, ये सभी क्वेश्चंस है। ये सब आपको जब पीआई को सॉल्व करेंगे तो वो सब वैरायटी उसमें आपको दिख जाएगा, तो क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे क्या क्या वैरायटी के करना है, तो उधर से सब मालूम कर लेते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम प्रलिप्ता। तो लाइक शॉर्ट नोट बनाए या सब कुछ मेंशन करें? नोट्स में शॉर्ट नोट बनाए या फिर मतलब सब कुछ मेंशन करना होता है? सब कुछ मेंशन मत करो, एक काम कर वो सकते हो जो गलती हो मैंने जाएगा किया था। बहुत। हाँ या वो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और क्या करो, फोल्ड मतलब अब तो सब कुछ फ़ोन में ही आता है, सब फ़ोन में पीडीएफ रहता है, तुम क्या करो जो फ़ोन स्क्रीनशॉट लेके एक एक फ़ोल्डर बना लो, जो इस टॉपिक का एक फ़ोल्डर है, इस टॉपिक का एक एक फ़ोल्ड, मैंने ऐसे गैलरी में फ़ोल्डर बना लिया था, सब स्टैटिग्राफी का बेसिक
मतलब इतना तो नहीं लिख पाता ना, मतलब क्योंकि सेमेस्टर का भी प्रेशर रहता है। तो मैंने जितना शॉर्ट, एकदम शॉर्ट नोट्स बना, और कभी-कभार नहीं बना सकते हो तो छोटा करके एक फ़ोल्डर बना लो, स्क्रीनशॉट लेके फ़ोल्डर बना के लैपटॉप में रख दो, जो ये टॉपिक का, तो जब तुम रिवाइज़ करोगे नोट्स और वो फ़ोल्डर एक साथ ओपन कर लेना, तो रिवाइज़ अच्छे से हो जाएगा। तो सब मतलब डायग्राम तो हम सब डायग्राम तो तुम ड्रॉ नहीं कर सकोगे ना, तो डायग्राम के लिए वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके अलग-अलग फ़ोल्डर बना लिया था, जो इग्नियस का एक फ़ोल्डर, मेटामॉर्फिक का एक फ़ोल्डर, ऐसे करके। ओके, तो आप मतलब हार्ड कॉपी नोट्स प्रेफर करते थे या सॉफ्ट कॉपी? नहीं, हार्ड कॉपी नोट्स। हार्ड कॉपी नोट्स, ओके। हाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अंजलि अगेन इज आस्किंग फ्रॉम विच सब्जेक्ट यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? पहला सब्जेक्ट कौन सा था? पहला सब्जेक्ट मैं बोलूँगा एकदम फर्स्ट सेमेस्टर से जो तुम लोग के सिलेबस में है, जैसे हम लोग के सिलेबस में था द प्लैनेट अर्थ और मिनरोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में था स्ट्रक्चरल और जियोकेमिस्ट्री। तो मैं बोलूँगा ऐसे ही शुरू करो, नहीं तो अगर तुम अभी सेकंड ईयर में हो या नेक्स्ट ईयर तुम्हारा जैम है, तो तुम एक काम कर सकते हो, पहले जो मतलब मतलब जो बड़ा-बड़ा सब्जेक्ट, मतलब बड़ा-बड़ा वो जो मिनरोलॉजी, स्ट्रक्चरल, ये तुम कंप्लीट कर रहे हो, और अभी तुम स्ट्रैटिग्राफी, इकोनॉमिक मत स्टार्ट करो, क्योंकि वो क्या होता है, तुम अभी करोगे तो तुम 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तुम्हें हाँ, फिर से करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। तुम्हें वो लास्ट में करना है। वो तुम एकदम अक्टूबर के पहले करना। अभी तुम प्लैनेट अर्थ, तुम मिनरोलॉजी, तुम पैलियोंटोलॉजी, तुम पेट्रोलॉजी कंप्लीट कर लो, जियोकेमिस्ट्री, okay. जियोमॉर्फोलॉजी, ये छोटा-छोटा टॉपिक जो है, जो तुम्हें याद रहता है, जो इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, तो पहले-पहले वो कंप्लीट करो। लास्ट के लिए मतलब थोड़ा वो जो स्ट्रैटिग्राफी, इकोनॉमिक, ऐसा-ऐसा टॉपिक रख दो। स्ट्रैटिग्राफी, इकोनॉमिक क्या एक काम कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो, क्योंकि दोनों एकदम रिलेटेड है, स्ट्रैटिग्राफी और इकोनॉमिक। अच्छा, मतलब जो आपका थियोरेटिकल वाले टॉपिक्स हैं वो आप थोड़ा सा लास्ट में रख सकते हो, रट्टा मारने वाली चीजें हैं जो। हाँ, हाँ। एंड ओके, ओके ठीक है। सबसे पहले मिनरोलॉजी करने से अच्छा होता है, क्योंकि मिनरोलॉजी क्या एकदम बेस रहता है ना, एक मिनरोलॉजी, क्योंकि इग्नियस में भी आता है, यूज होता है, सेडी बोलो, मेटामॉर्फिक बोलो, तो मतलब पहले मिनरोलॉजी कर लो तो अच्छा होता है पहले। Okay. Okay, so next question we have is what should be the sequence for covering the topics and how much time should we give to each topic? मैम और एक बार बोलिए। What should be the sequence for covering the topics and हर एक टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए? वही Estimated. मैंने जो बोला, मैंने पहले मिनरोलॉजी कर लो, उसके Hmm. बाद तुम प्लैनेट अर्थ कर लो, उसके बाद तुम स्ट्रक्चरल कर लो, उसके बाद ऐसे ऐसे ये टॉपिक क्या हो गया, थोड़ा लेंदी टॉपिक हो गया, क्योंकि मिनरोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, स्ट्रक्चरल बड़ा टॉपिक है, प्लैनेट अर्थ थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो एक दो लेंदी टॉपिक करने के बाद तुम थोड़ा शॉर्ट टॉपिक में चले जाओ, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। एकदम जियोमॉर्फोलॉजी एक 1 वीक का चैप्टर, 1 वीक का काम है, वो 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तुम जियोकेमिस्ट्री कर लो, ऐसे-ऐसे तुम खुद को एडजस्ट करो। जो मैं पहले मिनरोलॉजी कर लेता हूँ, उसके बाद प्लैनेटरी को, उसके बाद थोड़ा रेस्ट के लिए मैं जियोमॉर्फोलॉजी कर लेता हूँ। जैसे और टाइम सीक्वेंस देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जियोमॉर्फोलॉजी एक वीक में भी कोई कर सकता है, अगर अच्छे से हर दिन करे, और कोई 1 महीने भी लगा देता है, तो तुम्हारे ऊपर है। जैसे Right. मतलब मिनिमम 1 हफ्ता जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ठीक है। मिनरोलॉजी के लिए एक अच्छा टाइम चाहिए। मिनरोलॉजी के लिए कम से कम एकदम सब कुछ, मतलब पीआईक्यू लेके, नेट्स लेके, सब मिला के एक वन मंथ से ना, ऐसे करके जो बड़ा टॉपिक है उसके लिए 1 मंथ दो, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही है कम से कम 12 टॉपिक है, तो हर टॉपिक एक एक महीना नहीं चाहिए। तुम आराम से Right. 8 महीने में तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। Hmm. जैसे पैलियोंटोलॉजी भी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा. ज़्यादातर वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर ही आता है क्वेश्चंस। तो वैसे ही Okay, तुम तो अपना टाइम सेट कर लो, तो एक मतलब कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा 8 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा. ओके, तो मतलब ये जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का वो आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हो, राइट? और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लो, क्योंकि पहले इतना हर टाइम तुम हार्ड टॉपिक नहीं कर सकते हो, थोड़ा राइट, इजी राइट. इजी टॉपिक बीच बीच में ऐड कर लो। ओके, ओके. तो किसी और को कोई डाउट है? मैं देख लेती हूँ. ओके. हाँ, तो हाउ टू मैनेज कॉलेज सेमेस्टर एंड जैम प्रिपरेशन? सिंस आपने दोनों चीज एक साथ करी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है.
तो दोनों को मैनेज कैसे करना है? क्योंकि पहले तो मैं तो फर्स्ट ईयर तो मैनेज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तुम सेमेस्टर का पढ़ाई करो वही अच्छा होगा फर्स्ट ईयर पूरा। और सेकेंड ईयर से तुम स्टार्ट कर सकते, हाँ सेकेंड ईयर से तुम स्टार्ट कर दो तो फर्स्ट ईयर तुम्हारा तो प्रेशर नहीं रहता। सेकेंड ईयर से हाँ थोड़ा प्रेशर रहता है, क्यों लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, जो जो तुम्हारा जब सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे इंक्लूड है तुम उसके साथ वही अगर तुम जैम के साथ मतलब कंपेयर करके करो तो अच्छा होगा। क्योंकि जैसे हम लोग के फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग का स्टैटिग्राफी वगैरह था, हम्म, स्टैटिग्राफी वगैरह था। तो फोर्थ सेमेस्टर में अगर ऐसे तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारा स्टैटिग्राफी है तो तुम हम्म, वही टाइम में तुम जैम का भी स्टैटिग्राफी कर लो तो तुम्हारा एक साथ हो जाएगा, तुम्हारा एक्स्ट्रा right. टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर अच्छे से करो, फर्स्ट ईयर अच्छे से सेमेस्टर कर लो, क्योंकि उसका तुम रिवीजन ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे बाद में, क्योंकि तुम्हारा सेमेस्टर का भी प्रेशर रहेगा, तुम्हें रिवीजन करने रहता हर टाइम। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस तुम अच्छे से करो तो वो तुम्हारा जैम का अल्टीमेटली हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मिनरोलॉजी आ जाता है, स्ट्रक्चरल आ जाता है, दो बड़ा बड़ा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब जो सेमेस्टर में वही करने का कोशिश करो, और अच्छा। थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हो, छोटा छोटा टॉपिक वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो तुम। हाँ, तो मतलब आपका जो क्लासेस का लेक्चर होता है, मतलब अगर आपका अच्छा पढ़ाया जाता है तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, राइट, एग्जाम के लिए भी? ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर्मूला कैसे बनाएं? सो आशीष इज आस्किंग कि फॉर्मूला कैसे बनाएं। सो आशीष, आप नोट्स के बारे में पूछ रहे हो, फॉर्मूला के नोट्स कैसे बनाएं? इज दैट व्हाट यू आस्किंग? आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, कि फॉर्मूला के नोट्स कैसे बनाएं। Am I audible? उसने शायद नेट्स लिखा है, नेट्स के फॉर्मूला। नहीं, जो आपका सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला के। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ऑप्टिकल मिनरलोजी के लिए क्या बुक्स है? ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के लिए भी नेसे एनफ है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। और ऑप्टिकल मिनरोलॉजी एक काम कर सकते हो, गूगल में जस्ट ऑप्टिकल मिनरोलॉजी सर्च करो, एक वेबसाइट मिल जाता है, उसमें ऑप्टिकल मिनरोलॉजी बहुत अच्छे से दिया हुआ है एकदम। तुम्हारा वीडियो भी है तुम्हारा, हर तुम्हारा मतलब डायग्राम भी दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो तुम नेसे कर सकते हो, नेसे से करने से नेसे ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने भी नेसे से किया था। नेसे में क्योंकि ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में तुम्हारा बहुत सारे डायग्राम है, वो यूनी एक्शियल बाई एक्शियल डायग्राम, तो वो अच्छे से नेसे में दिया हुआ है। ओके। ओके, तो हाँ, विल गो बैक टू द क्वेश्चन। यस, नैट्स के फॉर्मूला के बारे में। हाँ, नैट्स के फॉर्मूला कैसे बनाए? मैथ्स के फॉर्मूला जैसे तुम जो टॉपिक अभी कर रहे हो, जो तुम अभी स्ट्रक्चर कर लो, तुम्हें जो जो फॉर्मूला मिल रहा है वो एक साइड में एक कॉपी में तुम लिखते रहो, जो जो तुम्हें फॉर्मूला मिल रहा है। अभी तुम्हारा सिलेबस मतलब स्ट्रक्चर का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, अभी तुम क्वेश्चंस अटेंड करना शुरू कर रहे हो। तो जब जब तुम जैसे PYQ स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, तो तुम क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तुम्हें थोड़ा तो नॉलेज रहेगा ना, तुम्हें समझ में आएगा जो हाँ ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर नहीं भी आया तो पीछे तुम्हारे वो रहता है, तुम्हारा एकदम सॉल्व किया हुआ रहता है, तो तुम उधर से भी कंसल्ट कर सकते हो जो हाँ ये फॉर्मूला इधर यूज़ करना है। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा आइडिया डेवलप हो जाएगा, जो हाँ ये क्वेश्चन है तो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ऐसे ऐसा जो भी टॉपिक करोगे साइड में वो टॉपिक जो फॉर्मूला तुम्हें मिल रहा है सब नोट डाउन कर लो। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक हाउ मेनी टाइम शुड वी रिवाइज इट? लाइक जैसे मिनरलॉजी थोड़ा ज़्यादा रिवीजन चाहिए, मिनरलॉजी प्लैनेट अर्थ वो सब टॉपिक थोड़ा ज़्यादा रिवीजन चाहिए। जैसे मिनरलॉजी तुम एक काम कर सकते हो, मतलब 2 महीने बाद एक बार रिवीजन दे दो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, एक हफ्ता टाइम चाहिए, एक हफ्ता में तुम्हारा मिनरलॉजी रिवाइज हो जाएगा, एक हफ्ता करके। तो मिनरलॉजी तुम जितना जल्दी करोगे तो तुम्हें रिवाइज करने रहना पड़ेगा। तो तुम्हें हर 2 महीने के बाद तुम्हें मिनरलॉजी, उसके बाद प्लैनेट अर्थ, उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, ये सारे टॉपिक है जो तुमको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम बार बार भूल जाओगे, क्योंकि ये पूरा मेमोराइज करने का सब्जेक्ट है।
अच्छा, तो रिवाइज मतलब वो आपको शॉर्ट टर्म में लाइक वीकली रिवाइज करना है या फिर मंथली रिवाइज करना है, या फिर वो आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता मंथली करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तुम्हारा सेमेस्टर के रहेगा, तुम्हें न्यू टॉपिक भी ऐड करते रहना पड़ेगा। है? तो मंथली जरूरत नहीं, तुम 2 महीने के बाद बात कर सकते हो मतलब। हम्म, और 2 महीने के बाद बात एनफ होता है मिनोलॉजी, स्ट्रक्चरल, पैलियोंटोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट के लिए। मैंने भी वही किया था, मतलब 2 महीने बाद ही किया था रिविजन। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल, कि मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से हुआ है कि नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? हाँ, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल तुम ऐसे डेवलप करो, तो तुम्हें स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा इमेजिनेशन पावर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब तुम्हें पूरा राइट। इमेजिन करना पड़ेगा। जो इधर से फोल्ड होगा, इधर से फॉल्ट हो रहा है, तो पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो वही बोल रहा हूँ, जो ट्यूशन मोरे है उसमें अच्छे से डायग्राम दे के समझाया हो, तो वो बुक पढ़ने से क्या तुम्हारा इमेजिनेशन पावर खुद ब खुद डेवलप हो। और यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है जो कैसे फॉल्ट हो रहा है, तुम वीडियोस देख लो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स देखो, तो तुम्हारा क्या डायग्राम से तुम्हारा अच्छा मेमोराइज होगा। तो तुम अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, तो तुम्हारा मतलब क्वेश्चंस देख के तुम्हारा डायरेक्ट दिमाग में वही डायग्राम तुम्हारा याद आएगा अच्छा, कि हाँ वैसे हो रहा था। ओके। ओके, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? ओके, तो सुंदर, लाइक जैसे कि प्रिपरेशन के टाइम में आपका लो फेजेस भी काफी आता है, तो उसके लिए आपने कोई मेडिटेशन या फिर ऐसा कुछ किया, लाइक जब आप बोर होते हो पढ़ाई से, सो फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज, तो आप क्या करते थे फिर? हाँ, वैसा टाइम तो आएगा, क्योंकि मतलब हम लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। राइट। तो करता था, एक एक दिन का ब्रेक ले लेता था, क्योंकि ऐसे थकान से तो पढ़ाई होगा नहीं, तो एक दिन का हम्म। ब्रेक ले लेता, तो थोड़ा थोड़ा सिनेमा देख लेता, थोड़ा कोई वेब सीरीज देख लेता था, या थोड़ा ओके। फुटबॉल खेल लेता था। बस थोड़ा 1-2 दिन ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में। एक दिन का ब्रेक लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और रोज मतलब मतलब हर वीक एक एक ब्रेक ले सकते हो तुम। अगर तुम रोज 8 घंटा करके पढ़ाई करो, मतलब हम्म। सुबह 4 घंटा और रात को 4 घंटे, मैं ऐसे ही करता था। मैं हर हम्म, टाइम नहीं पढ़ता था, मैं पूरा दोपहर में पढ़ता ही नहीं था। मैं नहीं तो अच्छा। खेलने जाता था, नहीं तो मैं थोड़ा कुछ फुटबॉल देख लेता था, तो मैं वही करता था। रात को 4 घंटे, सुबह 4 घंटे। तो वो ज़्यादा तुम्हें प्रेशर भी नहीं करेगा, और तुम्हारा आराम से सिलेबस, तुम्हारा धीरे धीरे आराम से सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, अगर तुम डेली ऐसे करते रहो। बस तुम्हें राइट, ये मतलब अक्टूबर अक्टूबर तक करना है, उसके बाद तो तुम्हारा अच्छा। जस्ट रिवीजन है और मॉक टेस्ट है। उसके बाद तुम्हारा देखना एग्जाम देने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक अच्छा रैंक आने वाला है। अच्छा, तो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट होता है अलोंग विद स्टडीज, राइट? ओके। तो वो जो एग्जाम का जो 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रखना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो वो हाँ जो 3 घंटे में, या हाँ, जैसे कि मतलब कोई कोई क्वेश्चन जैसे एकदम आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, तो हम्म। कभी कभार एकदम वो क्वेश्चन देख लेने से पूरा दिमाग उड़ जाता है, जो क्या करूँ क्या ना करूँ। तो तुम्हें पहले सोच के ही जाना है कि सब क्वेश्चंस मैं अटेंड करने नहीं जा रहा हूँ। हम्म। 100 मार्क्स के एग्जाम में मैं 80 मार्क्स का अटेंड करने जा रहा हूँ। 20 मार्क्स का हार्ड क्वेश्चन है, मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ना। मैंने ये एक दोस्त को भी बोला था, उसका पहला क्वेश्चन मतलब सबका क्वेश्चन रैंडम रहता है, जो मेरा फर्स्ट हम्म। क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन एकदम टफ वाला था। उसको मैंने ये आइडिया दिया था, तुम क्वेश्चन हार्ड रहेगा, तुम पहला क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो तुम उससे डरो मत, वो स्किप कर दो, वो स्किप कर दूसरा क्वेश्चन में चले जाओ। एकदम हम्म। 60 क्वेश्चन में तुम्हारा कम से कम तुम्हारा 45 क्वेश्चन एकदम ईजी रहेगा। 15 क्वेश्चन तुम्हारा हार्ड रहेगा। अगर तुम वो 45 भी तुम करके आओ, तुम्हारा एकदम अच्छा रैंक निकल जाएगा, टॉप 70 के अंदर आराम से आ जाएगा तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक। तो उस पर तुम डरो मत, मतलब क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो पहले ही हम्म, डर मत जाओ, तुम दूसरे क्वेश्चन में चले जाओ, वो क्वेश्चन छोड़ दो तुम। अच्छा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे? जेनरिक इलेक्टिव और सब्सिडियरी पेपर सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे? हाँ, मतलब मैथमेटिक्स व फिजिक्स जो रहता है साइड में, उसको थोड़ा थोड़ा करना। उसको देखो थोड़ा, मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा थोड़ा करके पहले ही ख़त्म कर दो सिलेबस, तो क्या उसमें अगर तुम्हारा अगर बैक बैक आ जाए तो तुम्हारा रैंक करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर तुम्हारा 5th सेमेस्टर में कोई बैक आ जाए, तो
इसलिए मैं बोलूँगा तो थोड़ा-थोड़ा करके वो भी करो, तो मतलब इतना कुछ हेवी कुछ प्रेशर नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा करने से। एक एक काम कर सकते हो, एक ट्यूशन जॉइन कर लो नहीं तो क्या होगा, एक ट्यूशन जॉइन करने से एक तुम एक रूटीन में रहोगे, जो मेरा हाँ, थोड़ा-थोड़ा ट्यूशन में थोड़ा-थोड़ा करके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बस। तो उसमें तुम खुद से अलग से प्रेशर मत लो, तुम उसको एक ट्यूशन से ले लो बस, तुम आराम से वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके एक टीचर ओके के सो अंडर के गाइडेंस में रहोगे तो अच्छा होगा। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड तो आपका भी लाइक आपको क्या रिसर्च ओरिएंटेशन आप है या फिर आपको गेट वगैरह देना है PSUs के लिए? हाँ, मेरा मतलब गेट वगैरह ही देना है, इंडस्ट्रियल ओके वो लाइन में मुझे जाना है। तो ओके रिसर्च में मेरा इतना अभी तो मन नहीं है, मतलब बाद में क्या हो वो तो नहीं हाँ पता वो मुझे। कुछ भी हो सकता है राइट so thank you so much Sundar for interacting with all the aspirants and yes congratulations once again IIT Bombay जा रहे हो आप so like someone has commented over here so yes congratulations and all the very best आपके future endeavors के लिए so thank you to all the aspirants also जिन्होंने भी join किया है I hope you got some information about your preparation and yes thank you everyone thank you a lot thanks a lot थैंक यू मैम।